तो विद्यार्थियों, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा संघीय कार्यपालिका के राष्ट्रपति को और उसके हमने योग्यताएं और निर्वाचन को पढ़ा, जो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है पोर्शन, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और ये फार्मूले जो है इनको हमेशा याद रखें, ये परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पार्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं इसमें चुनाव राष्ट्रपति का, उसके कार्यकाल, उन्मुक्तियाँ और महाभियोग, और फिर हम शक्तियों की चर्चा करेंगे। शक्तियों का जो पोर्शन है ये भी बड़ा है। कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियाँ होंगी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, राज्यों से संबंधित, फिर संकटकालीन आएगी। तो ये हम इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं सेकंड पोर्शन। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों होता है, इसके बारे में भी जब हम चर्चा करते हैं तो संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो, जिससे प्रत्यक्ष निर्वाचन ही लोकतंत्र के अनुकूल होगा और निर्वाचित व्यक्ति ही उचित रूप से राष्ट्रपति के या भारत राष्ट्र के प्रधान के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई, क्योंकि भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मंत्रिमंडल के हाथ में रहती है। संधानम के शब्दों में यह महसूस किया गया है कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र बनाना है तो फिर उससे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित कराना व्यर्थ का परिश्रम होगा। फिर यह भी आशंका प्रकट की गई कि ऐसी आशंका करना उचित ही था कि शायद प्रत्यक्षता निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार न करे और इस स्थिति में उसका मंत्रिमंडल से संघर्ष होगा, जिसका परिणाम संवैधानिक द्वंद्व होगा। फिर संविधान सभा के सामने एक विकल्प था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाए, किंतु उसे इसलिए अस्वीकार कर लिया गया कि संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बहुमत दल का प्रतिनिधि मात्र बन जाएगा। वह न तो स्वतंत्र राष्ट्रपति होगा न राष्ट्र का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय सरकार का वरन संपूर्ण भारत राष्ट्र का प्रधान होगा। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की यह विधि जो संविधान ने दी है अपनाई गई। फिर इसकी आलोचना होती है। आलोचकों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत शब्दावलियों का जो उल्लेख किया गया ये नितांत गलत है। इन शब्दावलियों का प्रयोग तो वहीं उचित होगा जहाँ कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुना जाता है। जब एक ही व्यक्ति को चुनना है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा कहते हैं कि इस पद्धति में और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता अवश्य प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों में मतों का हस्तांतरण होता है, किंतु इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना खच्चर और घोड़े में। इस पद्धति को विकल्पात्मक मत, अल्टरनेटिव वोट या वरीयतात्मक मत की संज्ञा दी जा सकती है, जिसका उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं वरन एक निश्चित करना है कि निर्वाचित राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त हो। यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 है या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हुए भी अधिकांश मतदाता द्वितीय आगे विकल्प मतदाता पर मत नहीं देते, तो ये पद्धति भी ठीक उसी प्रकार कार्य करेगी जिस तरह सामान्य बहुमत प्रतिनिधित्व की पद्धति विकल्पात्मक या वरीयतात्मक पद्धति के रूप में नहीं। इसका एक दोष यह है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक और मतदाता मतपत्रों पर अपने विकल्प चिन्हित नहीं करते, अर्थात केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो क्या करें। तो ये दोष तभी दूर हो सकता है जबकि कुछ विकल्पों को चिन्हित कर अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के सदस्यों के संबंध में किया गया है। किंतु इन आलोचनाओं के होते हुए भी इस पद्धति को विशेष कारणों से अपनाया गया है और इसका अपना महत्व है। पहला, इसके अंतर्गत वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, ना कि साधारण बहुमत, जैसे कि साधारण बहुमत की पद्धति में होता है। दूसरा, इससे संसद के छोटे दलों तथा प्रादेशिक दलों का चुनाव में अपनी आवाज़ रखने का अवसर मिलता है। यदि निर्वाचक मंडल में किसी एक दल का बहुमत ना हो तो उसे अन्य दलों का सहयोग लेना पड़ेगा। अब है उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते मिलेंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है।
पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार आदि की सुविधा मिलेगी। फरवरी 2004 में राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को आवास और पेंशन देने का निर्णय किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। उन्मुक्तियाँ क्या हैं? इम्यूनिटीज़। राष्ट्रपति अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ना तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है और ना ही कैद किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा है तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है, किंतु मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत रिक्त ही जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी ये एक संवैधानिक परंपरा विकसित हो रही है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। महाभियोग, इम्पीचमेंट। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत वह भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन इन अभियोगों को या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक कमेटी बनाएगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। इस संबंध में एक बात ध्यान करने योग्य है कि इस काल में भी अपने पद पर आसीन रहता हुआ बराबर अपना कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी उस समय तक आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति की अवधि 5 वर्ष की होगी। जब तक वह निर्वाचित नहीं होगा उस समय तक भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। फ़खरुद्दीन अली अहमद की जब 1977 में डेथ हुई थी राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहते हुए, तब उपराष्ट्रपति वी डी जत्ती ने उनकी जगह पे काम किया था। संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि किसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रसंग में 1969 में एक अधिनियम आया 70 के अंतर्गत प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल। इस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। अब हम लोग अगला पार्ट जो है उसका भी थोड़ा बहुत हिस्सा पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ।
भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, इसलिए भारत के राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां दी गई हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है सामान्यकालीन शक्तियाँ, दूसरा है संकटकालीन शक्तियाँ। तो सामान्यकालीन शक्तियाँ क्या क्या है और दूसरी शक्ति है जो है संकटकालीन शक्तियाँ क्या क्या है, इसको हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे।